कैन अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट रियली क्रैक द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन? इसका आंसर आज आपको मिलने वाला है पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। एंड इफ द आंसर इज यस, हाउ शुड ही प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज चांसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट? सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है एक्चुअली में नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट को। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो है फियर ऑफ अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग का। क्योंकि वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनने कभी भी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। पहला, आपको लग रहा है कि कैसे ये सिलेबस जो इतना ज़्यादा है अकाउंट्स और कॉस्टिंग का वो 1 से 1.5 महीने में ख़त्म होगा, क्योंकि फिर उसके बाद तो रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स ये थे जो मेरे पास आए थे कि हमने आरबीआई ग्रेड भी दिया है बट फेस 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या उनको सेबी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि सेबी इज अ कॉमर्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स, अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग सब्जेक्ट हैं 2, जो कि आपके आरबीआई में नहीं है। फिर आपके मन में ये डाउट है कि टॉपिक्स कौन से इन डेप्थ में पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो बहुत सारे टॉपिक्स का बना होगा और सारे टॉपिक्स को पढ़ने का तरीका एक नहीं होता है कि आप सेम डेप्थ में सबको नहीं पढ़ सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना होता है, किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है और कितने टॉपिक्स को सरफेस लेवल में पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम रिलेवेंसी प्रिपरेशन हो सके। सब कुछ अगर पूरी डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो 1 साल में भी सिलेबस खत्म नहीं होगा आपका। ठीक है, और कुछ डाउट्स ये आए थे मेरे पास कि मैं कंप्लीट बिगिनर हूं तो क्या मुझे सेबी के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए कि नहीं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग इफेक्टिवली इन द लास्ट 10 डेज। क्योंकि आप अगर अभी से रिवीजन के बारे में नहीं सोच रहे हो तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो, फिर तो आप पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखते रहो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करोगे। क्योंकि पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, वो होता है रिटेन करने से, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए रिटेन करने से ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। और कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं अकाउंट्स और कॉस्टिंग में प्रिपेयर करते टाइम पे, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, ये सब आपके ही क्वेश्चन है। अब पहले तो आप डिफरेंस समझो कि हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको मैं इससे रिलेट करके दिखाऊंगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी यूज करके आप कॉमर्स एंड अकाउंट और कॉस्टिंग को बहुत स्मूथली कर सकते हो। अब ये एक बंदा है, ये क्या कर रहा है, देखो ये इस पहाड़ पे अपहिल जो आपका है, ये माउंटेन है, इस पे हाथों से ही इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना बड़े पहाड़ को इसको क्रॉस करना है, ये हाथों से ही कर रहा है। 2 कदम चलेगा, 3 कदम पीछे आएगा, ग्रेविटी तो लगेगी भाई, स्लोप भी है, ये हार्ड वर्क कर रहा है। अब मिस्टर बीन द जीनियस ऑफ ईज, इसको पता है पहाड़ के किनारे रोड गई हुई है, सीधे पहाड़ क्रॉस हो जाएगा, स्मूथ रोड है, गाड़ी है, सामान रखा, चल दिया। तो ये कर रहा है स्मार्ट वर्क। अब आपको यही सोच के प्रिपरेशन करनी है कि कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करें। खाली पसीना निकाल के एग्जाम नहीं निकलता है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, प्रिपरेशन को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में गलतियां क्या हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना कि क्या गलतियां कर रहे हो आप लोग। गलतियां क्या कर रहे हो आप लोग, आप टॉपिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसकी पूरी वीडियोस, कॉन्सेप्ट थ्योरी की वीडियोस पूरी देख ले रहे हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो, पूरी थ्योरेटिकल वीडियोस आप देख ले रहे हो। एक चैप्टर आप खत्म करते हो, 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर या 6th चैप्टर में आते आते 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर तो पूरा भूल चुके होते हो, या फिर 12th चैप्टर में आते आते 7th चैप्टर 8th चैप्टर तो पूरा भूल गए होते हो। आप क्या करते हो, वीडियोस देखते हो, पूरी लंबी वीडियोस देखते हो, फिर आप उसके नोट्स पढ़ते हो। मतलब पढ़ाया गया था किसी और नोट्स से, और आप जो दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, जो रिपीटिशन करने की कोशिश कर रहे हो, वो कर रहे हो किसी और नोट से। पढ़ाया गया है किसी और फाइल से, किसी और पीपीटी से, किसी और पीडीएफ से, जो आप पढ़ रहे हो वो कोई दूसरी ही पीडीएफ है। अब ये लेंदी नोट्स हैं, अब इसको पढ़ के भी आपको जो है टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। फिर आपको इससे नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रिवीजन में तो क्रिस्प नोट्स काम आएंगे, ये तो नोट्स काम ही नहीं आएंगे, इतने बड़े नोट्स हैं। वो बात अलग है कि आपको लग रहा होगा कि कोई नोट्स छोटे हैं, बट उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्रिस्प साइज में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप नोट्स बनाने बैठ जाते हो, फिर और टाइम वेस्ट होता है। फिर आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, फिर आप क्विज लगाने बैठ जाते हो, उसको अलग से करना पड़ता है। अब इन सब प्रोसेस को करते करते जितने इसमें सब्जेक्ट हैं, 6 महीने से 1 साल तो आपका यही खत्म करने में लग जाएगा, वो भी विदाउट रिवीजन।
तो इसमें ये वही काम कर रहे हो आप जो यहाँ पे ये बंदा कर रहा था। करना क्या चाहिए, करना है आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। कैसे, देखो स्मार्टली प्रिपेयर करने के पहले दो टेक्निक समझो आप। जो स्मार्ट वर्क है वो इन दो पैरामीटर्स पे यूज होता है। पहला कि आपको एग्जाम में खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ के नहीं जाना होता है। आप जो लेक्चर्स कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उससे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम दो चीज़ों से क्रैक होगा। पहले बात कि आप फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको दोबारा दोबारा गो थ्रू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहाँ से करोगे, जब आपके पास नोट्स ही नहीं है, क्रिस्प नोट्स, तो कैसे कर पाओगे। लंबे लंबे नोट्स है वो तो रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा एक्टिव रिकॉलिंग होती है। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आपको वो सॉल्व करनी होती है, जिससे आप फिर मेमोराइज करने की कोशिश करते हो रिकॉल करने की कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। इन दो पैरामीटर्स पे आपके पास एक स्मार्ट पीडीएफ होनी चाहिए। इस पीडीएफ में, या नोट्स कह लो, स्मार्ट नोट्स या स्मार्ट पीडीएफ होनी चाहिए। इस नोट्स पे आपके पास क्या होनी चाहिए, जो कंटेंट है उसका क्रिस्प फॉर्मेट तो होना ही चाहिए। जो कंटेंट है वो तो होना ही चाहिए, साथ में हर एक चैप्टर का एक पीडीएफ होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे आपके पास एक चैप्टर के 3-3 4-4 पीडीएफ हो जा रहे थे। भाई एमसीक्यू अलग से लगा रहे हो, कंटेंट पढ़ा किसी और फाइल से, उसके नोट्स मिले आपको अलग फाइल से, फिर आप उसके नोट्स बना रहे हो, वो अलग फाइल बन रही है। 5 तरह के नोट्स हैं, पढ़ एक भी नहीं पा रहे हो, तो कहाँ से सिलेक्शन होने वाला है, कहाँ से प्रिपरेशन होगी। सिलेक्शन तो दूर की बात है। यहाँ आपके पास एक चैप्टर के लिए सिर्फ एक पीडीएफ ही होनी चाहिए, यही आपको करना है। खुद से बना रहे हो फिर भी ध्यान रखो, वही पीडीएफ होगी, वही आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, या आप वर्ड फॉर्मेट में बना रहे हो फिर भी एक ही सोर्स होना चाहिए। आप करोगे क्या, इसमें अपना कंटेंट को क्रिस्प करके डालोगे ताकि वो रिवीजन में काम आए। साथ में हर एक कॉन्सेप्ट जो होगा उसके नीचे आप उसके क्विजेस पुट करोगे, क्वेश्चंस पुट करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको लगता है आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाते हो ना, तब वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। फिर आपको समझ आता है, अच्छा इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम पे सोचा ही नहीं था। और जब आप क्वेश्चन करने जाते हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, तो एक्टिव रिकॉलिंग होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। फिर आप याद करने की कोशिश करते हो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में कैसा लगेगा। इससे आपकी रिटेंशन बढ़ती है। दो चीजें हो गई, रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉलिंग, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन और एक्टिव रिकॉलिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दोनों ही काम कर रहे हो। ये आपका जब पीडीएफ खत्म हुई, चैप्टर खत्म हुआ इस तरह से, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन भी ऊपर हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया हो कि प्रोग्रेसिवली सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हो। बात एक ही है, बट होनी वो एक ही फाइल चाहिए, एक ही पीडीएफ एक चैप्टर में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। अब ये जब आप काम करते हो तो आपका बहुत ही लिमिटेड एरिया हो जाता है, और जब आप बार बार उसको रिपीटेशन कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम हर बार कम लगेगा रिकॉल करने में, रिपीट करने में उस चीज़ को। और क्वेश्चन भी उसी पीडीएफ में, पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, पूरा रिवीजन भी कर लोगे, सारा सिलेबस भी खत्म कर लोगे कम टाइम में, और इफेक्टिवली भी। इफेक्टिवली का मतलब है आपको याद भी रहेगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये है ट्रिक ओवरऑल। समझ में आ गई बात। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखो अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ, पहले तो मैं क्रिस्प नोट्स का एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अगर मैं स्मार्ट पीडीएफ की बात करूं तो ये स्मार्ट पीडीएफ है। जैसे इसमें एक बोनस शेयर्स का एग्जांपल है, एक ही पीडीएफ में आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, साथ में क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे और एमसीक्यू से प्रैक्टिस हो जाएगी। सारा काम एक ही में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अभी इसको अगर मैं नीचे करूँ, पहला पेज इसका खोलूँ, सेकेंड पेज खोलूँ, तो देखो यहाँ पे नोट्स हैं, पहला पेज है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस पढ़ के किसी ने आपको समझा दिया, इतने में काम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। जब क्वेश्चंस करोगे तो इसी पे बेस सारे क्वेश्चन करते रहना। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आएगी, क्वेश्चन करोगे तो और आएगी, और आती जाएगी। फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ोगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़े, इस पे बेस क्वेश्चन करोगे। इस तरह से आपके नोट्स भी छोटे छोटे हैं क्रिस्प, और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जा रही है। अगर मैं सिर्फ नोट्स की बात करूँ, इस चैप्टर की बोनस शेयर्स की, सिर्फ और सिर्फ नोट्स की अगर बात करूँ, तो ये सिर्फ 5 पेजेस में नोट्स खत्म हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ खोल करके। अगर सिर्फ नोट्स की मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, तो देखो 5 पेज में ये खत्म है, 1 2 3 4 और ये 5 खत्म है। फिर थैंक यू की साइड है, तो ये 5 पेज में आपका पूरा चैप्टर खत्म है। लेकिन इतने से क्या काम चल जाएगा? नहीं, स्मार्ट पीडीएफ अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये स्मार्ट पीडीएफ यही है। इन्हीं 5 पेजेस को इस वाले फाइल में अगर मैंने आपको दिखाया था, ये स्मार्ट पीडीएफ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ नोट्स भी हैं और यहाँ पे एमसीक्यूज भी हैं साथ में। है वही कंटेंट, है तो क्रिस्प कंटेंट, लेकिन साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो 25 से 30 क्वेश्चन कर लोगे
और 5 पेज का आपका कंटेंट हो गया। जो नोट्स थे आपके एक एक चैप्टर के 5, 6, 7 जितने भी होंगे वैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के जितने पेज हो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो वैसे भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 पेज का स्पेस ले लिया जाता है, बट आपका कंटेंट छोटा होना चाहिए, वो आपका ऊपर ही है, 5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। पहला पेज है, इसी तरह से 5-4 पेज और है, तो एक ही पीडीएफ में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यही काम आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है। ऐसे करते जाओगे तो मल्टीपल टाइम इसी से रिवाइज भी करो, इसी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ और हाथ नहीं लगाना है। हर चैप्टर एक एक पीडीएफ से कंप्लीट करते चलो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करते चलो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो, आराम से ओवर हो जाएगा। तो स्मार्टली प्रिपेयर करना, वो कन्वेंशनल वे में जो आप करते आ रहे हो, जो पहले एग्जाम में गलती की है वो मत करना, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं इस चीज़ की कि ये आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मेरी पीपीटी कहाँ है, अच्छा ये था ना। तो मैंने आपको बताया ना, फ्रिक्वेंट रिपीटेशन होगी और एक्टिव रिकॉलिंग होगी। फ्रिक्वेंट रिपीटेशन हो जाएगी आपके कंटेंट को मल्टीपल टाइम देख देख के, उसी नोट्स को बार बार देखोगे तो वो छप जाता है इमेज। और एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होगी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब स्मार्ट पीडीएफ का एग्जांपल मैंने दे दिया। यही चीज़ अगर आप हमसे पूछो कि हमने आपकी हेल्प कैसे की है, तो यही चीज़ हमने इंप्लीमेंट कर दी है अपने विजय बैच में। विजय बैच में हमने क्या किया हुआ मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ। जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी वो विजय बैच की ही थी। उसमें अकाउंट्स और कॉस्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यही अकाउंट्स और साथ में कॉस्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यही फॉर्मूले को अप्लाई किया है स्मार्ट पीडीएफ के फॉर्म में। एक ही लेक्चर में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं, एग्जाम रिलेवेंट, फालतू चीजें नहीं। जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उतना ही टाइम लेके उतने ही कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के रिलेवेंट है, जो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के रिलेवेंट है, वो पढ़ा के मैं यहाँ क्या करूँगा। जो सेबी के एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है, क्योंकि सिलेबस अलग अलग है, वहाँ ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, जैसे बाकी एग्जाम में ईपीएफओ में कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ डिफरेंट है, तो उस हिसाब से पढ़ा के सारा का सारा सिलेबस आपका, सारा चैप्टर आपका एक ही पीडीएफ में सारा का सारा पढ़ा दिया है। और साथ में आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और कुछ समझाया भी गया है, खाली दिए नहीं गए हैं। तो एक वीडियो लेक्चर में आपको सारे कॉन्सेप्ट भी आ गए, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखा दिया गया है, और वो आपको पीडीएफ भी मिल जा रही है। उसी से मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके इफेक्टिवली पूरा आपका कॉस्टिंग और पूरा का पूरा अकाउंट्स आप खत्म कर सकते हो, और बहुत ही कम दिनों में, ठीक है। तो यही हमने यूज़ कर रखा है अपने विजय बैच में। और इस विजय बैच को आप एनरोल कैसे करोगे, ये तो बड़ा आसान है भाई, आपको पता ही होगा कैसे करना है। आप वेबसाइट पे जाओगे, cgbmentors.com पे जाना, ठीक है, और वहां जाके आप जब सेबी के कोर्सेज देखोगे इसमें विजय बैच लिख के आएगा एक। विजय बैच है किसका, पेपर 2 की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यही है जो प्रॉब्लम है। पेपर 2 जो प्रॉब्लम है मेन, वो यही पेपर 2 है, ठीक है। और अगर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरफ जा सकते हो। तो मेन मैं भी जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो लोगों की है कॉमर्स, अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग की, उसको सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं। तो विजय बैच में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आप क्या करोगे, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का वीडियो देखोगे, और वही वीडियो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, उसी को वहाँ से रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, बस इसी तरह सारे चैप्टर्स खत्म करते जाओगे। स्मार्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी पोर्टल पे, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ओवर हो जाएगा। अगर कोर्स को सब्सक्राइब करना तो कूपन कोड जरूर लगाना CB20 का, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। इसके बिना फिर आपको क्या फ़ायदा डिस्काउंट ना मिले, ठीक। तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर दैट स्मार्टली, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।